Hello students, good to see you back. Okay, so I hope you have understood the last time's topic, that was e-contract or it was online contract. After that we are going to start a topic which is called as performance of contract. Thereafter in my next video you're going to see about discharge of contract, and then we are going to finish with Indian Contract Act Part 1. Is it clear? We are going to enter into the second zone, that is Indian Contract Act Part 2. Is it clear? So I just want you to understand today's topic is performance of contract. Very easy to understand. Your concentration out here, and hope you're writing and enjoying every video that you're watching. We are going to start with performance of contracts. First I'm going to give you the highlighters. Performance of contract में आपको मेरे साथ क्या-क्या कवर करना है वो highlighters मैं आपको दे रही हूँ. So just underline with me everybody. सबसे पहले who must perform. The first highlighter of performance of contract is who must perform. Second is who should perform. कौन perform करेगा. Third is joint rights and liabilities. Okay. Time and place of performance. Performance of reciprocal promise and appropriation of payments. तो आपको performance of contract में ये जो भी topics मैंने underline किए हैं इसको view करना है और उसको मेरे साथ पढ़ना है. Is it clear everyone? So let us start with the topic of performance of contract everybody. बेटा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो टर्म ही बोलता है जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को साथ में मिलके या अलग-अलग उसको परफॉर्म करेंगे, वो एक्ट करेंगे, तो फिर उसको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. हु मस्ट परफॉर्म, जरा ध्यान दो प्लीज यहाँ पे. पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और अंडर प्रोविजंस ऑफ लॉ. ये बोल रहा है कि अगर दो पार्टीज है, दो पार्टीज कौन है जरा मुझे बताओ. अभी तो तुम लोगों ने हाईलाइट कर लिया होगा. Yes, it is promisor और दूसरा पार्टी कौन है बेटा? It is promisee. तो ये दो पार्टीज अगर है, that is promisor and promisee, so they will be either performing. या तो promisor परफॉर्म करेगा या तो promisee परफॉर्म करेगा, या तो provisions of law मतलब लॉ के हिसाब से उनको परफॉर्म करना है कि नहीं वो चेक किया जाएगा. ठीक है. सो जरा वापस से नजदीक आओ, बताओ क्या लिखा है. पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट must either perform or under provisions of law. तो बेटा नंबर 1 कौन परफॉर्म करता है? promisor. नंबर 2 promisee. या तो वो किसके हिसाब से हो सकता है, या तो वो provisions of law के हिसाब से हो सकता है. आप बोलोगे कि मिस provision of law नहीं समझ में आया. provisions of law का मतलब रहता है कि सपोज मुझे गुड्स भिजवाना था सी के वेयरहाउस में, वो गलती से चला गया बी के वेयरहाउस में. इज इट क्लियर? तो बी के साथ तो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ना वो बंदा परफॉर्म करने वाला था. पर अभी क्योंकि गुड्स उसके वेयरहाउस में गया है तो अभी उसको परफॉर्म करना पड़ेगा और उसको इज्जत के साथ मेरे गुड्स मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? मतलब कि वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था पर फिर भी अभी उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ बोलता है ये तेरा गुड्स नहीं है, तेरे पास गलती से आया है, तो जिसका है उसको तू रिटर्न कर. So that is provisions of law. Is it okay? I repeat. So the parties to the contract must either perform or under provisions of law. It can be promisor, it can be promisee, or it can be due to law. तुझे perform करना पड़ सकता है. ठीक है? Now who should perform? ठीक है, कौन-कौन perform करेगा जरा देख लो. For example, A B को goods देने वाला है. क्या बोला? ए बी को गुड्स देने वाला है और बी उसको बदले में 10,000 रुपए पे करने वाला है. सो ए इज गोइंग टू गिव गुड्स टू बी एंड बी इज गोइंग टू पे टू ए द रुपीस ऑफ 10,000 और ये इसको गुड्स देने वाला है. ठीक है. तो अभी देखते हैं प्रॉमिसर हिमसेल्फ. यहाँ पे ए प्रॉमिसर है और बी प्रॉमिसी है, तो ए परफॉर्म करेगा हिमसेल्फ. जॉइंट प्रॉमिसर्स ए और एक्स दोनों मिलके अगर बी को गुड्स देने वाले थे तो ये तेरा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा. बाय जॉइंट प्रॉमिसर्स. पहले मैंने एग्जांपल में क्या था, ये नहीं था, सिर्फ प्रॉमिसर था, तो प्रॉमिसर बी को गुड्स देगा. सेकंड वाले पॉइंट में जॉइंट प्रॉमिसर एक्स भी है और ए भी है, ये दोनों मिलके गुड्स बी को देने वाले थे. तो अभी अगर वो लोग जॉइंट प्रॉमिसर्स है और दोनों मिलके गुड्स बी को देने वाले हैं तो दोनों को मिलके गुड्स बी को देना पड़ेगा. दैट इज बाय जॉइंट प्रॉमिसर. Then it says by promiser's representative. अभी सपोज वो सिर्फ प्रॉमिसर था, जॉइंट प्रॉमिसर नहीं था. इज इट क्लियर?
बट इसका एक्सीडेंट हो गया, ये हॉस्पिटल में है, और इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक्स है। इज इट क्लियर? तो बेटा अभी इसने अगर पैसा दे दिया है तो इसको गुड्स तो देना ही पड़ेगा, बट ये तो हॉस्पिटल में है तो उसके बदले में देगा कौन? उसका रिप्रेजेंटेटिव। तो ए का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एक्स। तो एक्स जो है वो गुड्स बी को देगा। समझ में आ रहा है आपको? तो उसको बोलते हैं बाय प्रोमिसर्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। बाय थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब होता है कि ए गुड्स बी को देने वाला है, पर वो गुड्स ए के पास नहीं है, वो सी के पास है। तो सी क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट में? थर्ड पार्टी। इज क्लियर? पहले सी ए को देगा और फिर ए बी को देगा। तो या तो अगर ए बोला कि भाई तू डायरेक्टली बी को दे दे, तो यहाँ पे सी थर्ड पार्टी हो गया बाय थर्ड पर्सन। आर यू गेटिंग दिस एवरीबॉडी? आई रिपीट दिस कॉन्सेप्ट अगेन, जरा ध्यान दो प्लीज एवरीवन। मैं आपको वापस समझा रही हूं सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। Since we are doing online lectures and you cannot clear your doubts, so I am doing it once again with you. I told you A has to give goods to B. तो A किसको goods देने वाला है बेटा? B को। क्या देने वाला है? Goods. B क्या देने वाला है इसको? 10,000। ठीक है? यहां से goods आया, यहां से पैसा आया। A अपने लिए क्या था बेटा? प्रोमिसर, और बी अपने लिए क्या था? प्रोमिसी। तो ए प्रोमिसर है, बी प्रोमिसी है। हु शुड परफॉर्म का फर्स्ट पॉइंट बोलता है प्रोमिसर हिमसेल्फ, तो पहले वाले में तो ए परफॉर्म करेगा। सेकंड बोलता है जॉइंट प्रोमिसर। मैंने बोला कि एक्स और ए दोनों पार्टनर है बिजनेस के, तो अगर बी को देना है तो एक्स और ए मिलके बी को देंगे, क्योंकि ये दोनों जॉइंट प्रोमिसर्स है। इज इट क्लियर? प्रोमिसर्स रिप्रेजेंटेटिव। सपोज अगर ए का एक्सीडेंट हो गया और ए का रिप्रेजेंटेटिव है आर, ठीक है, तो आर बी को गुड्स देगा क्योंकि वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में यहाँ पे सी है, तो गुड सी के पास है, तो या तो वो ऐसा जाएगा या तो वो डायरेक्टली ऐसा जाएगा। मतलब कि सी पहले ए को देगा, फिर ए बी को देगा, या तो ए बोलेगा कि तू मेरे को मत दे, तू डायरेक्टली बी को दे, तो सी डायरेक्टली बी को देगा। तो सी कौन हो गया इसमें? थर्ड पर्सन। ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ में ए का या तो डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इनसेन हो गया, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक्ट करेगा। नाउ प्रोमिसर्स रिप्रेजेंटेटिव और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ये वाला, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे प्रोमिसर जिंदा है, बट कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए वो एक्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसने किसी और को बोला। बट यहाँ पे थर्ड पॉइंट में तीन रीजंस है बेटा, डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी। तो अगर ये तीनों में से कुछ होता है तो इधर लिखा है मैंने ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका बेटा, उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी माँ या जो भी होंगे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, वो लोग बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। इज इट ओके? तो ये है तुम्हारा हु शुड परफॉर्म। प्रोमिसर हिमसेल्फ बाय जॉइंट प्रोमिसर, प्रोमिसर्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रोमिसर जिंदा है उसको कुछ हुआ नहीं है, बाय थर्ड पर्सन। इज इट क्लियर? Legal representatives due to operation of law. So these are basically the parties who are performing over the contract. And the answer to your second question, that is who should perform. Are you getting everybody? Now check the next one, that is joint rights and liabilities. I want you to understand this concept very clearly. Joint promisors have the rights and liabilities jointly. For example, इसको पूरा एग्जाम्पल में देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, सपोज ए बी ये दोनों ने मिलकर सी को 10,000 रुपीज दिया। ठीक है, ए और बी ने दोनों ने मिलकर सी को 10,000 दिया, तो ये कौन हो गया बेटा? जॉइंट प्रोमिसर। क्या होगा ये? जॉइंट प्रोमिसर। अभी सी को जब पैसा ये 10,000 रुपए रिटर्न करना है तो वो इसको 5 देगा और इसको 5 देगा, बराबर। सो व्हेन सी हैज टू रीपे बैक, ए को 5,000, बी को 5,000। अभी सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की डेथ हो जाती है। सर्कल ब्लू में क्या मतलब? ए की
जो रिप्रेजेंटेटिव है x, तो ये 5000 C B को देगा और A के रिप्रेजेंटेटिव को देगा। B की भी डेथ हो गई, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो वो B के रिप्रेजेंटेटिव को देगा, मतलब दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलेगा। समझा? सपोज अगर ये मरा नहीं है, ये जिंदा है, वो मरा नहीं है, तो A के रिप्रेजेंटेटिव को और B को 5,000 मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं रिपीट कर रही हूँ, सो प्लीज अंडरस्टैंड सो दैट देयर इज नो डाउट्स फ्रॉम योर साइड एंड माय साइड। I repeat the example once again, just check. I told you A ने और B ने मिलके C को 10,000 रुपए दिए। सो A और B ने साथ में मिलके C को कितना दिया बेटा? 10,000। ऑब्वियसली है ना, तो उसको तो वापस पे करना पड़ेगा, तो वो A को कितना पे करेगा? 5,000 और B को कितना करेगा? 5,000। A की अगर डेथ हो जाती है तो वो A के रिप्रेजेंटेटिव और B को पे करेगा, ये दोनों को पे करेगा। X कौन है? A का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगर B की भी डेथ हो गई तो वो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को पे करेगा, X और Y। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं जॉइंट राइट्स एंड लायबिलिटीज। अगर तुम्हारा प्रॉमिस दोनों का साथ में है, दैट इज जॉइंट प्रॉमिसेस हैव द राइट्स एंड लायबिलिटीज जॉइंटली। इज इट क्लियर? ये साइड का थोड़ा सा देख लो पहले, सो दैट वी कैन गो ऑन विद द अदर पार्ट ऑफ द टॉपिक। अभी तक अपना टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे था who must perform, who should perform and joint rights and liabilities। आप बोलोगे कि मिस यहाँ पे आपने पॉइंटर्स नहीं लिखवाए हैं, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा। तो आप क्या करो, पॉइंट नंबर 1 में A and B are joint promisors who give C rupees 10,000. So C is bound to repay A and B. Point number 1. Point number 2, in case of death of A, ठीक है, C is bound to pay to A's representative and B. Okay. Third point, if A and B both die, so C is responsible to pay the amount to the representatives of A and B, that is X and Y. 3 points हो गए तुम्हारे। तो एक ही एग्जांपल में तूने कितने पॉइंट्स बनाए मेरे साथ? 3। A और B दोनों को पे करेगा, पॉइंट नंबर 1। A के रिप्रेजेंटेटिव और B को पे करेगा, पॉइंट नंबर 2। X और Y दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को पे किया, पॉइंट नंबर 3। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ऐसा करके तूने जॉइंट राइट्स एंड लायबिलिटीज का पॉइंट एग्जांपल में कवर अप करके उसके पॉइंटर्स भी कवर अप कर। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट, दैट इज जॉइंट राइट्स एंड लायबिलिटीज। एवरीबॉडी यस और नो? तो अभी आप क्या करो, ये लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा देख लो एक बार एंड देन वी मूव टू द राइट हैंड साइड। देख लिया? ओके, कूल। नेक्स्ट पार्ट इज टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस आउट हियर। अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड टाइम मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तेरे को जो है 4 जुलाई 5 PM को परफॉर्म करने का है। तो एवरीथिंग इज मेंशन्ड, स्पेसिफाइड टाइम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तुझे कब परफॉर्म करना है, 4 जुलाई 5 PM। नो स्पेसिफाइड टाइम, कुछ मेंशन ही नहीं किया। तो बेटा जब कुछ मेंशन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट में, तब अपने को लेना पड़ेगा रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मतलब होता है ऑफिस टाइम। इज क्लियर एवरीबॉडी? या तो वो 10 to 6 हो सकता है या तो वो 9 to 5 हो सकता है। तो जो ऑफिशियल आवर्स है तो उसको रीजनेबल टाइम बोलते हैं। वो ऑफिशियल आवर्स में तुम लोग कभी भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिफाइड प्लेस, स्पेसिफाइड प्लेस का मतलब होता है इट कैन बी ऑफिस, इट कैन बी फैक्ट्री, इट कैन बी वेयरहाउस। तो ये मेंशन किया हुआ है कि भाई तू गुड्स को फैक्ट्री में लेकर आ, तू गुड्स को वेयरहाउस में लेकर आ, तू डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए ऑफिस में लेकर आ। तो यहाँ पे मेंशन किया है तो तुझे वही प्लेस लेना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड प्लेस। नो स्पेसिफाइड प्लेस, मेंशन नहीं है, तो जैसा हमने रीजनेबल टाइम लिया वैसे हम क्या लेंगे? रीजनेबल प्लेस। और रीजनेबल प्लेस का मतलब ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया,
वो ऑफिस हो सकता है, वो फैक्ट्री हो सकता है, वो वेयर हाउस हो सकता है, तो कहीं भी जाकर उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है। इज इट ओके? सो दैट इज रीजनेबल प्लेस। आई रिपीट दिस 4 पॉइंट, दोनों इंटर रिलेटेड है। स्पेसिफिक टाइम पूरा मेंशन किया है, कब करना है, कितने बजे करना है। नो स्पेसिफिक टाइम, तो हम लोग रीजनेबल टाइम लेंगे, और रीजनेबल टाइम कैन बी ऑफिस आवर्स। ओके। स्पेसिफाइड प्लेस मेंशन्ड है किधर, तो आपको उधर ही गुड्स को जो है डिलीवर करना है। नो स्पेसिफाइड प्लेस, तो हम लोग क्या लेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू टेक रीजनेबल प्लेस। और रीजनेबल प्लेस क्या होता है, ये हमने ऊपर 3 पॉइंट्स में बता दिया है। स्पेसिफाइड मैनर इज क्लियर, या तो वो ओरल होगा या रिटर्न होगा, ये मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट में, या तो वो इम्प्लाइड होगा। तो जो मेंशन्ड है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओरल है तो ओरल करना पड़ेगा, रिटन है तो रिटन करना पड़ेगा, और इम्प्लाइड है तो इम्प्लाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज स्पेसिफाइड मैनर। इज इट ओके? चेक विद मी। स्पेसिफाइड टाइम, नो स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड प्लेस, नो स्पेसिफाइड प्लेस, and specified manner. So specified manner can be oral or written, or it can be implied. यहाँ तक clear है सबको? So this is the next part of the topic, that is time and place of performance. ये काफी easy है, ये आप अच्छी तरह से कर सकते हो। Performance of reciprocal promise. Now please understand what is performance of reciprocal promise. आप क्लासेस में या कहीं पे भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है, आप फीस पे करते हो, तो उनका रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है बेटा, लेक्चर्स कंडक्ट करके आपको जो सब्जेक्ट्स है वो सिखाना। बहुत सारे कॉलेज वालों ने भी आज ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए, और क्लासेस वाले भी आपके साथ ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों ने फीस पे किया है, उसके बदले में ये सारे ऑनलाइन लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो बेटा यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या हो गया, तू फीस दे, हम तुझे लेक्चर्स का वीडियो सेंड करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म, एक हाथ दे एक हाथ दे। तू वेजिटेबल वेंडर के पास जाएगा तो तू उसको बोलेगा कि ये सब्जी कितने की दी, वो बोल रहा है 20 रुपए आधा किलो। इज अ क्लियर? तूने उसको 20 रुपीज दिया, उसने तेरे को हाफ केजी का वो वेजिटेबल्स दिया। एक हाथ दे एक हाथ ले। इज अ क्लियर एवरीबॉडी? तो उसको बोलते हैं टू बी साइमल्टेनियसली, मतलब प्रॉमिसर और प्रॉमिसर एक ही टाइम पे परफॉर्म करते हैं, तो उसको साइमल्टेनियसली परफॉर्म कहा जाता है। ऑर्डर दैट इज स्पेसिफाइड, पहले ऐसे होगा कि आप बोलोगे कि सर हम लोगों को पहले डेमो लेक्चर्स बैठना है और उसके बाद हम फीस पे करेंगे। तो पहले सर आपको डेमो लेक्चर्स देंगे, आपको अगर अच्छा लगा तो आप एडमिशन लोगे और फिर आप फीस पे करोगे। तो यहाँ पे ऑर्डर स्पेसिफाई है कि सर आप पहले परफॉर्म करो, हमको ठीक लगा फिर हम परफॉर्म करेंगे। तो कौन पहले करेगा उसका ऑर्डर तुम लोग ने डिसाइड कर लिया है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर दैट इज स्पेसिफाइड, पहले तुम या पहले सर। ओके। डिपेंडेंट प्रॉमिसेस, डिपेंडेंट प्रॉमिसेस जब तक तू परफॉर्म नहीं करता है मैं कर ही नहीं सकती हूँ। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तू परफॉर्म नहीं करता है तब तक मैं नहीं कर सकती हूँ का मतलब है, सपोज अगर आपको एयर टिकट खरीदना है, तो जब तक तू टिकट नहीं खरीदेगा तब तक वो तेरे को फ्लाइट में चढ़ने नहीं देंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तुझे कहा जाएगा कि सर और मैडम आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपका टिकट रिजर्व करके आपको सो एंड सो डेट पे जहां पर भी आपको आपके डेस्टिनेशन पे जाना है हम आपको छोड़ देंगे, बट यू हैव टू बाय टिकट फर्स्ट। तो एयर टिकट वाले का रूल क्या है, तू पहले टिकट खरीद और फिर ही हम तुझे ट्रैवल करवाएंगे। तो यहाँ पे डिपेंडेंट प्रॉमिसेस होता है, वो कस्टमर और पैसेंजर्स पे डिपेंड होते हैं। जब तक तू टिकट नहीं खरीदेगा तब तक तू ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इज इट ओके? पार्टी प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस, पार्टी प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस का मतलब होता है या तो तूने मना कर दिया परफॉर्म करने के लिए या तो मैंने मना कर दिया। इज इट क्लियर एवरीथिंग? सो पार्टी इज प्रिवेंटिंग वो परफॉर्मेंस, तूने कहा कि देखो अभी नहीं करना है, हम बाद में देखते हैं। जैसे फरवरी तक सपोज अगर आप डिसाइड कर रहे होंगे कि चलो इस साल अच्छे से घर रेनोवेट करते हैं, वेकेशंस भी आ रहे हैं, स्कूल भी खत्म हो रही है, बच्चों के कॉलेजेस खत्म हो रहे हैं, छुट्टियां आएंगी, तो घर को थोड़ा कलर वलर करवा देते हैं, पेंट करवा देते हैं। अचानक से लॉकडाउन हो गया, तो अभी तुझे क्या बोलना पड़ेगा जिससे तूने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई अभी मत आओ, लॉकडाउन के बाद देखेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? उसका मतलब क्या है, तूने पार्टी को रोक दिया परफॉर्म करने के लिए और उनको बोल दिया अभी परफॉर्म मत करो, हम बाद में देखेंगे। So that is party prevents performance. Certain things legal and certain things illegal. आपको बहुत पहले वाला अपना essentials of valid contract का एग्जाम्पल याद है, जहाँ पे मैं अपना फ्लैट आपको बेच रही हूँ, इज अ क्लियर एवरीबॉडी, और आप मुझे बोल रहे हो कि हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर मैंने कंडीशन ये भी कर दिया कि अगर तेरे को ये खरीदना है तो तेरे को यहाँ पे स्मगलिंग गैम्बलिंग करना पड़ेगा। तो अगर तुझे स्मगलिंग और गैम्बलिंग करना पड़ेगा तो ही मैं तुझे ये घर बेचूंगी, और तू ये कंडीशन के लिए मान भी जाता है।
तो घर खरीदने तक के लिए वो लीगल है, पर उसी घर में गैम्बलिंग करना इज इलीगल. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो सर्टेन थिंग्स लीगल एंड सर्टेन इलीगल. इज इट ओके? सो टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म मतलब दोनों पार्टी को साथ में परफॉर्म करना है. ऑर्डर दैट इज स्पेसिफाइड, जो ऑर्डर स्पेसिफाइड है, तू करेगा पहले तो तुझे करना पड़ेगा, मैं करने वाली पहले तो वो मुझे करना पड़ेगा. डिपेंडेंट प्रॉमिस, अपने एयर टिकट वाला एग्जांपल, जब तक तू टिकट नहीं खरीदता है तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा. पार्टी प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस, कोई भी एक पार्टी रुकाते है कि रुक अभी परफॉर्म मत कर. सर्टेन थिंग्स लीगल एंड सर्टेन, वो पार्टी या तो एक पार्ट लीगल करवा रही है तुझसे और दूसरा पार्ट इलीगल करवा रही है. सो इट कैन बी अकॉर्डिंगली डन. एंड द लास्ट पार्ट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स. पैसे का पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. सो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स कैसे करेंगे जरा ध्यान दो. डेटर्स अप्रोप्रिएशन. बेटा डेटर्स अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि मैंने जितना तुझसे कर्जा लिया था मैंने सब कुछ तुझे रिपे कर दिया, तो डेटर ने अपना पेमेंट अप्रोप्रिएट कर दिया. क्रेडिटर्स अप्रोप्रिएशन, क्रेडिटर्स ने माफ कर दिया, जा मुझे पेमेंट मत कर, माफ हो गया तेरा कर्जा, अभी मुझे कुछ भी पे नहीं करना है. क्रेडिटर्स अप्रोप्रिएशन. अप्रोप्रिएशन इन ऑर्डर ऑफ टाइम, मैंने आपको बोला कि मैं पूरा पैसा एक साथ नहीं दूंगी, एवरी 2 महीने के बाद मैं आपको एक अमाउंट दूंगी और फिर अपना पेमेंट अप्रोप्रिएट हो जाएगा. तो मैंने ऑर्डर ऑफ टाइम मेंशन किया कि मैं हर 2 महीने के बाद तुझे पेमेंट करने वाली हूं. सो उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बोलते हैं. वापस देखो, डेटर्स अप्रोप्रिएशन में मैंने पूरा कर्जा जितना तुझसे लिया था मैंने पे कर दिया. क्रेडिटर्स में तूने माफ कर दिया कि मिस कुछ भी पे मत करो, रहने दो. अप्रोप्रिएशन इन ऑर्डर ऑफ टाइम, हमारे बीच में टाइम डिसाइड हुआ है कि पहले कौन पे करेगा और कैसे पे करेगा. ठीक है? So we revise. This is called as performance of contract. Who must perform? It can be promisor, promisee, or provisions of law. Who should perform? या तो promisor himself, या तो joint promisor, या तो promisor का representative, या तो third person, या तो legal representative due to operation of law. Joint rights and liabilities, parties जो joint promisors है, उनके rights and liabilities भी joint होते हैं. टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, स्पेसिफाइड टाइम पे, नो स्पेसिफाइड टाइम तो रीजनेबल टाइम लेना पड़ेगा. स्पेसिफाइड प्लेस, ये सारे प्लेसेस हो सकते हैं. नो स्पेसिफाइड प्लेस अगर नहीं है तो आप रीजनेबल प्लेस ले सकते हो. स्पेसिफाइड मैनर, पहले कौन बाद में कौन. परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड. ऑर्डर दैट इज स्पेसिफाइड. डिपेंडेंट प्रॉमिसेस. पार्टी प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस. दिस इज पार्टी. सर्टेन थिंग्स लीगल एंड सर्टेन इलीगल, आधा कॉन्ट्रैक्ट लीगल है आधा इलीगल है. अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स में या तो वो डेटर्स अप्रोप्रिएशन हो सकता है, क्रेडिटर्स अप्रोप्रिएशन, या तो अप्रोप्रिएशन इन ऑर्डर ऑफ टाइम. इज इट ओके? सो दिस वाज योर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. नहीं समझा तो आप वो वीडियो को बार-बार देखो, आपको वो कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आएगा. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. ओके? फॉर 1 minute you can just look up the board and then we end the session. Bye bye everybody, take care.